कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। तो इन्हीं बेहतरीन और मशहूर अल्फाजों के साथ आप देखना शुरू कर चुके हैं आज के किरदार एपिसोड नंबर 8। तो द हिमालय वेव्स टीम के साथ मैं हूं आपका पवन के वर्मा, और आज के किरदार एपिसोड नंबर 8 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के किरदार एपिसोड 8 में हम लेकर आ रहे हैं एक बेहतरीन और मशहूर फिल्म गीतकार साहिर लुधियानवी साहब को लेकर। तो आइए बढ़ते हैं इस एपिसोड की तरफ। इससे पहले कि इस एपिसोड में आगे बढ़े, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए बात करते हैं साहिर लुधियानवी साहब की। साहिर लुधियानवी साहब भारत के अग्रणी प्रगतिशील शायरों में शुमार हैं। ये एक मशहूर गीतकार भी रहे हैं जिन्होंने अपनी कलम से ना जाने कितने ही गीत भारतीय सिनेमा को लिखे। साहिर लुधियानवी साहब का मूल नाम अब्दुल हई फजल मोहब्बत था। इन्हें जो उपनाम साहिर दिया गया। इनका जो जन्म है वो 8 मार्च 1921 को लुधियाना पंजाब में हुआ। साहिर लुधियानवी की कलम की गूंज और इनकी कलम की आवाज़ को कोई भी दरकिनार नहीं कर सकता। ये लिखते हैं कि दुनिया ने तजर्बात और हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया वो लौटा रहा हूँ मैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि साहिर लुधियाना के एक जागीरदार घराने में 8 मार्च 1921 को पैदा हुए और उनका नाम अब्दुल हई रखा गया। इनके वालिद का नाम चौधरी फजल मोहम्मद था और वो उनकी 11वीं लेकिन खुफिया बीवी सरदार बेगम से उनकी पहली औलाद थे। साहिर की पैदाइश के बाद उनकी मां ने इसरार किया कि उनके रिश्ता को बाकायदा शक्ल दी जाए ताकि आगे चलकर विरासत में कोई झगड़ा पैदा ना हो। चौधरी साहब के लिए ये मुश्किल तो था और वो इसके लिए राजी भी नहीं हुए। तो सरदार बेगम साहिर को लेकर शौहर से अलग हो गई। इसके बाद साहिर की सुपुर्दगी के लिए दोनों पक्ष में मुद्दत तक मुकदमेबाजी हुई। साहिर की परवरिश उनके ननिहाल में हुई। जब स्कूल जाने की उम्र हुई तो उनका दाखिला मालवा खालिसा स्कूल में करा दिया गया, जहां से उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। उस जमाने में लुधियाना उर्दू का गतिशील और सरगर्म केंद्र था। यहीं से उन्हें शायरी का शौक भी पैदा हुआ और मैट्रिक में पहुंचते पहुंचते साहिर शेर कहने लगे। 1939 में उसी स्कूल से एंट्रेंस पास करने के बाद उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना में दाखिला लिया। उसी ज़माने में उनकी राजनीतिक चेतना जागृत होने लगी और वो कम्युनिस्ट आंदोलन की तरफ आकर्षित हो गए। देश और राष्ट्र के हालात ने उनके अंदर विद्रोह और बगावत पैदा की। बीए के आखिरी साल में वो अपनी एक सहपाठी ईशर कौर पर आशिक हुए और कॉलेज से निकाले गए। हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है। वो कॉलेज से बीए नहीं कर सके, लेकिन उसकी फिजा ने उनको एक खूबसूरत रोमानी शायर बना दिया। उनका पहला संग्रह तलखियाँ 1944 में प्रकाशित हुआ और हाथों हाथ लिया गया। कॉलेज छोड़ने के बाद वो लाहौर चले गए और दयाल सिंह कॉलेज में दाखिला ले लिया, लेकिन अपनी सियासी सरगर्मियों की वजह से वो वहाँ से भी निकाले गए। फिर उनका दिल तालीम की तरफ से उचाट हो गया। वो उस जमाने के मयारी अदबी रिसाला अदब लतीफ़ के एडिटर बन गए। बाद में उन्होंने सवेरा और अपने अदबी रिसाले शाहकार का भी संपादन किया। उसी ज़माने में उनके कॉलेज के एक दोस्त आज़ादी की आंदोलन पर एक फिल्म आज़ादी की राह पर बना रहे थे। उन्होंने साहिर को उसके गीत लिखने की दावत दी और साहिर बम्बई चले आए। यहीं से शुरुआत होती है साहिर लुधियानवी साहब के सिनेमा जगत में फिल्मी करियर की।
यह फिल्म हालांकि नहीं चली, लेकिन साहिर को बतौर गीतकार फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े। इसकी एक वजह यह भी रही कि वो बाजारू गीत लिखने को तैयार नहीं होते थे। आखिर एक दोस्त के माध्यम से उनकी मुलाकात एस टी बर्मन साहब से हुई, जिनको अपने मिजाज के किसी गीतकार की जरूरत थी। बर्मन ने उनको अपनी एक धुन सुनाई और साहिर ने तुरंत उस पर ठंडी हवाएं लहरा के आए के बोल लिख दिए, ठंडी हवाएं। जिसे स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने अपनी आवाज दी। इसके बाद वो एस टी बर्मन की धुनों पर बाकायदगी से गीत लिखने लगे और इस जोड़ी ने कई यादगार गाने भारतीय सिनेमा को दिए। साहिर ने बचपन और जवानी में बहुत मुश्किल और कठिन दिन गुजारे, जिसकी वजह से उनकी शख्सियत में शदीद तलखी घुल गई थी। दुनिया से अपने अभावों का बदला लेने की एक ज़ीरी लहर उनकी शख्सियत में रच बस गई, जो समय समय पर सामने आते रहते थे। उन्होंने यूं ही नहीं कह दिया था कि दुनिया ने तजुर्बात हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूं मैं। उनके प्रेम प्रसंगों के किस्से भी उसी क्रम में आते हैं। अमृता प्रीतम और सुधा मल्होत्रा के साथ उनके इश्क का खूब चर्चा रहा। हालांकि उन्होंने कभी शादी नहीं की। लड़कियों के साथ उनका मामला कुछ इस तरह था कि पहले वो किसी पर आशिक होते और जब वो खुद भी उनके इश्क में गिरफ्तार हो जाती तो माशूक बन जाते और उसके साथ वही सब करते जो उर्दू गज़ल की जफाकार माशूका अपने आशिकों के साथ करती है, और बिल आखिर अलग हो जाते। और इस तरह वो ज़िंदगी की महरूमियों से अपना इंतकाम लेकर खुद अपना सीना लहू लुहान करते। अमृता के साथ उनका मामला बड़ा रोमानी और अजीब था। अमृता शादीशुदा होने के बावजूद उन पर मर मिटी थी। आलम यह था कि जब साहिर उनसे मिलते और सिगरेटें फूंक कर वापस चले जाते तो वो एस्ट्रे से उनकी बुझी हुई सिगरेटों के टोटे चुनती और उन्हें सुलगा कर अपने होठों से लगाती। दूसरी तरफ साहिर साहब उस प्याली को धोने की किसी को इजाज़त ना देते जिसमें अमृता ने उनके घर पर चाय पी होती। वो उस जूठी प्याली को बतौर यादगार सजा कर रखते। लेकिन अमृता की आमादगी के बावजूद उन्होंने उनसे शादी नहीं की। अमृता समझदार होने के बावजूद अपने इश्क की नाकामी के लिए खुद को जाहिर की नज़र में ज़्यादा ही खूबसूरत होने की जिम्मेदार ठहराती रही। फिर सुधा मल्होत्रा से उनका चक्कर चला और खूब चला। साहिर ने सुधा को फिल्म इंडस्ट्री में प्रमोट करने में कोई कसर नहीं रखी और ये सब करने के बाद चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों कहकर किनाराकश हो गए। जिंदगी से उन्हें जो कुछ मिला था उसे लौटाने का उनका ये तरीका निराला था। फिल्मों के निहायत कामयाब गीतकार बन जाने और आर्थिक रूप से संपन्न हो जाने के बाद जाहिर में बददिमागी की हद तक अभिमान पैदा हो गया था। उन्होंने शर्त रख दी कि वो किसी धुन पर गीत नहीं लिखेंगे, बल्कि उनके गीत पर धुन बनाई जाए। उन्होंने अपने उपकारी एस टी बर्मन से मुतालिबा कर दिया और वो हारमोनियम लेकर उनके घर आए और धुन बनाए। बर्मन बहुत बड़े संगीतकार थे। उन्होंने अपना ये अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और फिल्म प्यासा इस जोड़ी की आखिरी फिल्म साबित हुई। उन्होंने भी ये मुतालिबा किया कि उनको गीत का मुआवजा लता मंगेशकर से 1 रुपया ज़्यादा दिया जाए, जो एक अनुचित शर्त थी। बहरहाल एक उचित मांग भी की कि विविध भारती पर प्रसारित किए जाने वाले गानों में गीतकार के नाम का भी ऐलान किया जाए। ये मांग मान ली गई। साहिर ने बेशुमार हिट गाने लिखे। उनको 1964 और 1977 में बेहतरीन गीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। तुझको पुकारे। साहिर की अदबी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें 1971 में पद्मश्री के खिताब से नवाजा गया। 1972 में महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें जस्टिस ऑफ पीस अवार्ड दिया। 1973 में आओ कि कोई ख्वाब बुने की कामयाबी पर उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और महाराष्ट्र स्टेट लिटरेरी अवार्ड दिया गया। जाने वो कैसे
लोग थे। 1974 में महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नामजद किया। उनकी नज़मों के अनुवाद दुनिया की विभिन्न भाषाओं में हो चुके हैं। 8 मार्च 2013 को उनके जन्मदिन के अवसर पर भारतीय डाक विभाग ने एक यादगार टिकट भी जारी किया। 1980 में साहिर को दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया, लेकिन उनका ये गीत उनके साथ अमर रहेगा। मैं पल दो पल का शायर हूँ। तो आइए अब बढ़ते हैं साहिर लुधियानवी साहब के लिखे कुछ बेहतरीन अल्फाजों की तरफ। उनके लिखे कुछ शेर और उनकी लिखी कुछ नज़में हम आपको पढ़कर सुनाएंगे और आप इनके भावों को ज़रूर समझने और महसूस करने का प्रयास करें। हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको, क्या हुआ आज ये किस बात पर रोना आया। कि देखा है जिंदगी को कुछ इतने करीब से, चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से। हजार बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। कि कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। कि अपनी तबाहियों का मुझे कोई गम नहीं, तुमने किसी के साथ मोहब्बत निभा तो दी। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। वैसे तो तुम ही ने मुझे बर्बाद किया है, इल्जाम किसी और के सर जाए तो अच्छा है। कि अगर जिंदगी में मिल गए फिर इत्तेफाक से, पूछेंगे अपना हाल तेरी बेबसी से हम। कि उनके रुखसार पे ढलके हुए आंसू तौबा, मैंने शबनम को भी शोलों पे मचलते देखा। मैं जिसे प्यार का अंदाज़ा समझ बैठा हूँ, वो तबस्सुम वो तकल्लुम तेरी आदत ही ना हो। तू मुझे छोड़ के ठुकरा के भी जा सकती है, तेरे हाथ में मेरे हाथ है जंजीर नहीं। कभी कभी मेरे दिल शेरों के अलावा भी कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं, ताज मेरे लिए एक मजहर उल्फत ही सही। मैं पल दो पल का शायर हूँ, ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया। ये शरीफ इंसानों खून अपना हो या पराया हो, वो सुबह कभी तो आएगी। लोग औरत को फ़कत जिस्म समझ लेते हैं, मेरे ख्वाबों के जो रोखे को सजाने वाली, मगर जुल्म के खिलाफ हम अमन चाहते हैं। वो माजी के तसव्वुर के हिरासा हूँ मैं, जुल्म फिर जुल्म है बढ़ाता है तो मिट जाता है। ये कूचे ये नीलाम घर दिलकशी के, जवान रात के सीने पे दूधिया आंचल। तुम्हें उदास सा पाता हूँ मैं कई दिनों से, वो सुबह कभी तो आएगी जैसे बहुत सारे गीत लिखे। चंद शब्दों में कहे तो साहिर लुधियानवी साहब भारतीय सिनेमा के जगत में एक स्वर्णिम युग के गीतकार रहे हैं, जिन्होंने भारतीय सिनेमा को एक स्वर्णिम युग दिया और भारतीय सिनेमा में बहुत ही बेहतरीन गाने लिखे। इनके गानों में क्या हुआ अगर मेरे यारों की जुबानें चुप है, वो सितारे जिनकी खातिर कई बेकरार सदियां, अपने सीने से लगाए हुए उम्मीद की लाश। तेरी तड़पा से ना तड़पा था मेरा दिल, लेकिन मैंने जो गीत तेरे प्यार की खातिर लिखे। जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती, चंद कलियां नाश्ता की चुनकर बहुत सारे गीत लिखे। इनके गीत हिंदी फिल्म जगत में अमर रहेंगे, जिन्हें आज भी लोग गुनगुनाते हैं और इनके गीतों को
बेहतरीन गायकों द्वारा आवाज़ भी दी गई, जिनसे इनके गीत सदा के लिए भारतीय सिनेमा में और हम लोगों के दिलों में अमर हो गए। मिलती है जिंदगी में। तो ये था साहिर लुधियानवी साहब का किरदार। साहिर लुधियानवी साहब एक बेहतरीन किरदार के साथ बेशुमार फनकार भी थे। तो आपको ये आज का सेगमेंट कैसा लगा, और साहिर लुधियानवी साहब के बारे में हमने जो आपको बताया वो सब कैसा लगा, और इस बारे में कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। और इस एपिसोड के बारे में यदि आपका कोई विशेष सुझाव हो तो उसे भी ज़रूर प्रेषित करेंगे। मिलेंगे अगले सेगमेंट में एक अन्य किरदार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,